कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आदर्शवाद हम कर रहे थे। आदर्शवाद पाठ्यक्रम में आपको समझा चुकी हूँ, उससे जुड़े लाभ भी समझा चुकी हूँ। आप प्लीज़ जल्दी जाके देख लीजिए। देन आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये जो हैं चार विचारधाराएं हैं जो कि दार्शनिक हैं। दार्शनिक विचारधाराएं कहा जाता है इनको, जिसका प्रभाव क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से पड़ा है। इन चारों विचारधाराओं में आदर्शवाद जो है वो प्राचीनतम विचारधारा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आदर्शवाद है वो प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कल्चर में विचारधारा जो है आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, आपको ये नाम ध्यान से करने हैं, ये नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं, ये नाम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? प्लेटो, अरिस्तो, अरिस्तु आप लिख लीजिए, अरस्तु एवं सुकरात किया है। आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिकों ने डेस्कर्ट, इनके नाम आ जाएंगे आपको और पूछेगा कि इससे संबंधित है या नहीं है। चार नाम दे देंगे आपको और आपसे पूछ लेगा कि आदर्शवाद से कौन सा नाम संबंधित नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो, अरस्तु एवं सुकरात। आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिकों में डेस्कर्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कैंट, फिक्टे, हीगल, शेलिंग, शोपेनहावर, जेंटाइल प्रमुख हैं। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कॉम्युनियस, कौन कौन? कॉम्युनियस, पेस्टालॉजी, फारवेल, ये तीन जो हैं वो प्रमुख हैं प्रवर्तकों में। कम्युनिस्ट, पेस्टालॉजी, फारवेल। भारतीय दर्शनों में महात्मा गांधी, विवेकानंद, चार नाम हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके नाम जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना, नोट कर लेना और जैसे ही आए आप देख कर देना। ठीक है, मैं आपको नाम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है आदर्शवाद है क्या। सबसे पहले ये बात आती है आदर्शवाद है क्या। फर्स्ट, आदर्शवाद से पहले हम जान लेंगे आदर्शवाद जो शब्द है वो कहाँ से आया। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहा कहते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्दों के मेल से बना है आदर्शवाद? आदर्श का मतलब होता है आइडिया। ठीक है, आइडिया मतलब विचार, प्लस इज्म, इज्म मतलब वाद। ठीक है, आइडिया मतलब विचार और इज्म मतलब वाद। ठीक है, दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ है विचारधारा। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है विचारधारा। ठीक है, विचारधारा क्या है? ठीक है, कैसी विचारधारा इन्होंने रखी है? विचारधारा है विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा महत्व प्रदान किया है। भौतिक जगत को इन्होंने, भौतिक जगत की जगह इन्होंने मानसिक जगत को महत्व दिया है। व्यक्ति में आदर्शों और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जो मूल्य है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए बच्चों में। ठीक है, भौतिक कौन से? आदर्श और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो भगवान से जुड़े हुए आदर्श जो होते हैं वो होने चाहिए। अध्यात्म के जो मूल्य हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, उन पर विकास पे इन्होंने ध्यान दिया है, बल दिया है। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति मानती है। जीवन को अंतिम उद्देश्य स्वानुभूति को मानती है। अंतिम उद्देश्य क्या माना है इन्होंने? स्वानुभूति। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्वानुभूति को इन्होंने अंतिम उद्देश्य माना है। पूछ लेगा कि अंतिम उद्देश्य क्या है जीवन का। आदर्शवाद के हिसाब से अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या है? स्वानुभूति। आगे मैं बताऊंगी स्वानुभूति क्या है। इस प्रकार एक ऐसी विचारधारा से है जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करती है और मनुष्य उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताता है। ठीक है, ये एक ऐसी
आदर्श विचारधारा से मतलब रखते हैं जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करती हैं, वैल्यूज को निर्धारित करती हैं, और मनुष्य जो है उन्हीं पर अपना जीवन बिताता है। ठीक है, फिर आदर्शवाद पर कई डेफिनेशंस दी हुई हैं विद्वानों ने। इनमें DM दत्ता ने बोला है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। आध्यात्मिक से आपका बता दिया मैंने कि आध्यात्मिक से मतलब क्या है। अध्यात्म मतलब जो गॉड से कनेक्ट करता है। ठीक है, आदर और रॉस बोलते हैं, रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा इसके आते हैं रॉस। रॉस क्या है? रॉस बोलते हैं आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु उन सब का आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है और वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप है। ठीक है, वो यही कहते हैं कि जो संसार का उत्पादन कारण है वो मन और आत्मा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप जो है वो मानसिक स्वरूप है। ठीक है, फिर ये रॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लें और लिख लें कि ये क्या कह रहा है। संसार का उत्पादन कारण मन और आत्मा है और वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप है। ठीक है, ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो हैं वही बताऊंगी मैं। हैंडरसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आपको अगर आ जाए कि कौन सा वाद है, वाद ऑप्शन में दे देगा, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ऐसे भी आ सकता है, तो कौन सा है आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है? कौन सा वाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है? आदर्शवाद। ठीक है, ये अध्यात्म से जुड़ा एक वाद है। ठीक है, आदर्शवाद के विचार हैं जो विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करती हैं। व्यक्ति में आदर्शों और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देती है। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति मानती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वानुभूति को मानती है। ध्यान से नोट कर लें, स्वानुभूति अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आदर्शवाद के प्रकार। आदर्शवाद के 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्ति निष्ठ आदर्शवाद यानी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या है? व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद यानी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ज्ञान प्राप्त करना व्यक्तिनिष्ठता का गुण है, यह प्रत्येक व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है। ठीक है, फिर बर्कले के अनुसार कहा गई है व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद क्या है? वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा के कारण होती है, वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। बर्कले ने कहा है वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सिर्फ आत्मा के कारण ही होती है। वस्तु की जो प्रतीति है वो आत्मा के कारण होती है, वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग इज मेड विद द हेल्प ऑफ सोल, द थिंग दैट हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिज ओन। मन और आत्मा उसके विचारों का ही अस्तित्व है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व तो है, लेकिन उसके मन में है जो उसका बोध करते हैं। एक निश्चित मन में अनिश्चित विचारों का रखना भी कठिन है। ठीक है, आपको समझ आ गया? व्यक्तिनिष्ठ क्या है? जो मन व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए उसको व्यक्तिनिष्ठ की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद क्या है? ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, यानी वस्तुओं का अस्तित्व है जो ज्ञान पर निर्भर करता है। जो वस्तुओं का अस्तित्व है वो ज्ञान पर निर्भर करता है। इस विचारधारा का यह मानना है कि वस्तुएं वही हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन प्लेटो ने इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया। प्लेटो ने कहा है वे अपने अस्तित्व के लिए मन, मानव या परमात्मा पर निर्भर नहीं करते। यह नश्वर संसार वास्तविक नहीं है, वह केवल प्रतीत होने वाला ज्ञान है।
ठीक है, इसका प्लेटो ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया है वस्तुनिष्ठ का। उन्होंने कहा है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये व्यक्तिगत आदर्शवाद है। ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व है बट ज्ञान पर निर्भर करता है। तो ये उन्होंने व्यक्तिगत आदर्शवाद कहा है। क्या कहा है कि प्लेटो ने कि ये व्यक्तिगत आदर्शवाद हो सकता है। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत आदर्शवाद यानी पर्सनल आइडियलिज्म। व्यक्तिगत आइडियलिज्म क्या है? व्यक्तिगत आदर्शवाद के अनुसार इस जगत के आधारभूत वास्तविकता एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक विचारक है जो कि प्रकृति का एक वस्तुनिष्ठ क्रम है। प्रकृति की व्याख्या जब की जाती है, प्रकृति की व्याख्या जब की जाती है तो लोग इसे ऊपर सोचने लगते हैं कि प्रकृति का निर्माण करने वाला परमात्मा है जो कि मनुष्य को सर्वोत्तम है। ठीक है, प्रकृति का निर्माण सबको पता है किसने किया है? परमात्मा ने किया है। और वो किसको सर्वोत्तम है? मनुष्य को, मनुष्य में सर्वोत्तम है। सभी मानव इस परमात्मा से संबंधित हैं जिसकी सहायता वे नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को समझते हैं। व्यक्तिवाद के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यक्तिवाद के अंतर्गत वास्तविकता, व्यक्तिगत मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, मानविक स्वतंत्रता। अब इससे मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑप्शन दिए हुए थे, 3 ऑप्शन। पहले फर्स्ट में दिया हुआ था वास्तविकता और व्यक्तिगत मूल्य, हाँ, और फिर सेकंड में दिया गया था वास्तविकता, व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक मूल्य, और फिर तीसरे में दिया हुआ था कि वास्तविक, व्यक्तिगत मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, फिर चौथे में दिया हुआ था मानवीय स्वतंत्रता को ऐड करके। तो आपको बता दूं कि इसके 5 मूल्य हैं बताए गए। कौन कौन से? वास्तविकता, व्यक्तिगत मूल्य, फिर नैतिक मतलब रोज, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्य, फिर मानवीय स्वतंत्रता। कौन सी? मानवीय स्वतंत्रता। ठीक है, मानवीय स्वतंत्रता। तो आपको पता चल गया वास्तविकता, व्यक्तिगत मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और मानवीय स्वतंत्रता, ये जो हैं व्यक्तिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा है मनोवादी आदर्शवाद यानी पैनसाइके आइडियलिज्म। ये क्या होता है? मनोवादी आदर्शवाद क्या है? विचारों के अनुसार प्रकृति में मनोवैज्ञानिकता है। प्रकृति में क्या है? मनोवैज्ञानिकता है। प्रत्येक कण में जीवन, मन तथा ऊर्जा समाई हुई है। इसके प्रवर्तक लिबनीज। इसके प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट है, लिबनीज। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं मनोवादी के। ठीक है, लिबनीज है। यह इस भौतिक संसार की रचना को मन की उत्पत्ति मानता है। ये भौतिक संसार की रचना को किसकी उत्पत्ति मानता है? मन की। मनोवादी से आप ध्यान रख लें, मन। ठीक है, फिर प्रत्येक वस्तु का अंतिम तत्वों में मन होता है और मानसिक चरित्र विद्यमान होता है। प्रकृति में भी विद्यमान सभी वस्तुएं मानव की जानकारी से पहले, मन व अध्यात्म से पहले ही विद्यमान थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें। फिर हमारे हो गए चारों पार्ट, चारों प्रकार हो गए। व्यक्तिनिष्ठ जो व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। फिर वस्तुनिष्ठ कौन सा है? जो ज्ञान पर निर्भर करता है। वस्तुओं का अस्तित्व है पर ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है, और प्लेटो ने इसका वस्तुनिष्ठ का समर्थन नहीं किया है। प्लेटो ने कहा है ये तो व्यक्तिगत आदर्शवाद है।
और व्यक्तिगत आदर्शवाद उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि व्यक्तिगत मस्तिष्क के विषय हैं, ठीक है, इस जिसमें परमात्मा ही अंतिम विषय है, जिसमें वस्तुएं समाई हुई हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत विषय कहा है इसको। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत आदर्शवाद कौन क्या है? पर्सनल आइडियलिज्म क्या है? व्यक्तिगत आदर्शवाद के अनुसार इस जगत में आधारभूत वास्तविकता एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक विचारक है, जो कि प्रकृति का एक वस्तुनिष्ठ क्रम है। प्रकृति की व्याख्या जब भी आती है तो लोग इसे सोचने लगते हैं कि प्रकृति का निर्माण करने वाला परमात्मा है, जो कि मनुष्य में सर्वोत्तम है, ठीक है। और व्यक्तिवाद के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? 5 चीजें आती हैं: वास्तविकता, व्यक्तिगत मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, मानवीय स्वतंत्रता, ठीक है। फिर लास्ट है मनोवादी आदर्शवाद। मनोवादी आदर्शवाद क्या है? इसके प्रवर्तक जो हैं लिबनीज हैं, और ये प्रकृति में मनोवैज्ञानिकता है। इनके अनुसार, इनके विचारकों के अनुसार प्रकृति में मनोवैज्ञानिकता है, और प्रत्येक वस्तु का अंतिम तत्व इन्होंने किसको कहा है? मन को, ठीक है। मानसिक चरित्र विद्यमान है, इन्होंने बोला है प्रत्येक वस्तु में अंतिम तत्व में मानसिक चरित्र विद्यमान है, यानी मन होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद है आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है। आपको दर्शन के आदर्शवाद भी करवाती मैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। दर्शन के आदर्शवाद जो है, आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, यानी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, और ज्ञान की मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ठीक है। तो आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है सबसे, आदर्शवाद का उद्देश्य, आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है, आइडियलिज्म का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा के अंदर इसका महत्व क्या है, ये बताऊंगी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा आध्यात्मिक आवश्यकता है, आध्यात्मिक आवश्यकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लें कि आदर्शवाद के अनुसार क्या है शिक्षा? आध्यात्मिक आदर्शवाद है, ठीक है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की भौतिक प्रकृति यानी ओरिजिनल नेचर जो है, उसको आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा सर्वोत्तम है, जिसके द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम तथा धर्मों के गुण का रसास्वादन करना सिखाया जाता है। उनकी मान्यता है कि सांस्कृतिक गुण ही अंतिम एवं परम सत्य है। जो सांस्कृतिक गुण है वही अंतिम और परम सत्य है। और रस्क के अनुसार शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों में गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्य और लक्ष्यों पर अधिक बल दिया है। अब हम यह विचार करेंगे कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, दर्शन मानव जीवन की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता में विश्वास रखता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। आप सुन लीजिए बस, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति से है, सेल्फ रियलाइजेशन से है, यानी आत्मबोध का अर्थ स्वयं को समझने में है, ठीक है, स्वयं को समझने में है, सेल्फ रियलाइजेशन। सुकरात ने भी कहा है नो थाई सेल्फ, नो थाई सेल्फ यानी स्वयं को जानो। प्रत्येक बालक दैवीय गुणों से युक्त होता है। इन दैवीय गुणों का विकास करके ही वह आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों का विकास करके ही आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। प्लेटो और अन्य के अनुसार आदर्शवादी दर्शनों ने जीवन और शिक्षण का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति को ही माना है, ठीक है। एक है आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने आप को जानना,
ठीक है। फिर सेकंड है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। बहुत सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, ठीक है, कृति है। मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, इसीलिए मनुष्य की उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादी आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा मानव के व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंदर निहित सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक बनाना चाहते हैं। प्लेटो ने इसमें कहा है, प्लेटो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर हर चीज़ में प्लेटो ने कुछ ना कुछ कहा है, किसी ना किसी चीज़ की डेफिनेशन दी है। शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्श व्यक्ति और आदर्श व्यक्ति का निर्माण और विकास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है टीपी नन। टीपी नन क्या है? टीपी नन ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार मानव समुदाय को कुछ मौलिक योगदान दे सके, मतलब प्रकृति को कुछ दे सके, ठीक है। फिर तीसरा है आध्यात्मिक। इसमें रॉस ने भी कहा है, एक बार पढ़ लेते हैं रॉस ने क्या कहा है। आदर्शवादी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़े। आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष है, ठीक है। द एम ऑफ एजुकेशन स्पेशली एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म इज द एक्सकलेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो शिक्षा से है जो व्यक्तित्व का उत्कर्ष होता है वो शिक्षा का उद्देश्य है इसमें आदर्शवाद का, ठीक है। फिर उसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति व उन्नति करना, यानी रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादियों ने मानव के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति करना बताया है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन चिरंतन मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को आवश्यक समझा है, जो पूर्ण, चिरंतन, सर्वमान्य एवं सब काल के लिए महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक बालक इन मूल्यों की अनुभूति कर सके, ठीक है। शिक्षा को इस प्रकार से प्रदान किया जाना चाहिए कि बालक जो है इनकी वैल्यूज को महसूस कर सके, अनुभूति कर सके, ठीक है। फिर फोर्थ है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं बुद्धि, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मनुष्य एक बुद्धियुक्त प्राणी है, उसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सांस्कृतिक वातावरण को रचा है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, विज्ञान तथा गणित आदि इस सांस्कृतिक वातावरण के रूप हैं। मनुष्य की संस्कृति उसके पैतृक धरोहर है तथा उसका संरक्षण, विकास करना, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना उसका परम कर्तव्य है। यह सब शिक्षा की सहायता से ही संभव है। शिक्षा को आध्यात्मिक संसार की सीमाओं को विस्तृत करके संस्कृति के विकास में योगदान देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है उन्होंने कहा है मनुष्य जो है एक बुद्धियुक्त प्राणी है, ठीक है। धर्म, नैतिकता, कला और साहित्य, विज्ञान और गणित इसका वातावरण, इसका सांस्कृतिक वातावरण है, ठीक है, एक रूप है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, विज्ञान और गणित और अन्य कहीं मनुष्य की जो संस्कृति है वो पैतृक धरोहर है। उसका संरक्षण करना, विकास करना, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना उसका परम कर्तव्य है। कि पहले कैसे होता था, वो जो भी संरक्षण है, विकास है, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना जो है मनुष्य का परम कर्तव्य है। फिर है फिफ्थ आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, यानी रियलाइजेशन ऑफ एटर्नल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम, सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य हैं, ठीक है। आदर्शवादियों के अनुसार हैं ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम जो है कौन से वाद के अनुसार कहा गया है।
तो आदर्शवादियों के अनुसार कहा गया है ये मूल्य चिरंतन है, शाश्वत हैं, स्थायी हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सत्य हैं। इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया बल्कि ये पूर्व निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित है। ठीक है। फिर उसके बाद है मनुष्य को ये मूल्य विरासत में मिले हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को उन आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति कराना है। इन मूल्यों की अनुभूति होने पर बालक का आध्यात्मिक विकास हो सकेगा। इस संदर्भ में हॉर्नी ने कहा है, हॉर्नी ने आगे भी बहुत कुछ कहा है, वो एक्सप्लेन किया है मैंने आगे। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। ठीक है। फिर उसके बाद है पवित्र जीवन की प्राप्ति। पवित्र जीवन की प्राप्ति क्या है? आदर्शवादी भौतिक जगत की वस्तुओं और उनसे प्राप्त सुखों को मिथ्या मानते हैं। ठीक है। आदर्शवादी जो हैं वो भौतिक जगत की वस्तुओं और उनसे प्राप्त सुखों को मिथ्या मानते हैं, एक मिस्ट्री मानते हैं। ठीक है। वे आत्मिक विकास और आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति पर बल देते हैं और इसके लिए व्यक्ति के जीवन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा के द्वारा बालक के अच्छे व बुरे में, उचित और अनुचित में, वांछनीय और अवांछनीय में अंतर कर सकने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए, तभी वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है। पवित्र जीवन की प्राप्ति यानी आदर्शवादियों ने यही माना है कि जो शिक्षा के माध्यम से जो पवित्र प्राप्ति है वो होनी चाहिए, चाहे वो अच्छे बुरे में बुरे की समझ हो, उचित अनुचित की, वांछनीय अवांछनीय में अंतर कर सकने की जो क्षमता है वो विकसित की जानी चाहिए बालक के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद है विश्वासात्मक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एजुकेशन। मानव जाति एक है। आदर्शवाद समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता है, इसीलिए शिक्षा विश्वासात्मक होनी चाहिए। यह शाश्वत सत्य पर आधारित होनी चाहिए। विश्व को एक चिंतन प्रक्रिया समझा जाता है, वह विवेक संपन्न है, एक व्यवस्थित इकाई है। हमें इस विश्व को चलाने के लिए शाश्वत मूल्यों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आदर्शवादियों ने क्या कहा है? जो हमारा विश्व है इनको जानने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें शाश्वत मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। फिर 8 है पूर्ण मनुष्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन। आदर्शवादी मनुष्य का उद्देश्य बच्चे का पूर्ण मनुष्य के विकास करना है, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक यानी इमोशनल, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, तथा सांस्कृतिक पक्ष सम्मिलित है। ठीक है। फिर 9th है सादा जीवन तथा ऊंचा चिंतन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक और उद्देश्य सादा जीवन और ऊंचा चिंतन होना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। ठीक है। मन को नियंत्रण जो रखना है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा एक और उद्देश्य है कि सादा जीवन और ऊंचा चिंतन होना चाहिए बालक में। फिर 10th है और लास्ट है शिक्षा का तात्कालिक और अंतिम उद्देश्य यानी प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। हॉर्नी ने 2 प्रकार के उद्देश्य को प्रतिपादित किया है। कौन कौन से? तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। ठीक है। अब शिक्षा का जो उद्देश्य है 2 प्रकार से किसने प्रतिपादित किया है? हॉर्नी ने। दो प्रकार से। ठीक है। एक तात्कालिक में क्या होता है? स्वास्थ्य, बुद्धि, कुशलता, कला, सामाजिक न्याय
तथा आचरण विकास, यानी इमीडिएट एम तात्कालिक में होता है, पर अंतिम उद्देश्य में क्या होता है, अल्टीमेट एम में क्या होता है, मानवता का विकास, दिव्यता के प्रतिबिंब में मानवता का विकास। हॉर्नी के उद्देश्य का निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो ये चित्र जो है वो हॉर्नी ने प्रस्तुत किया नहीं है, लेकिन उसका प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उन्होंने रखा है शारीरिक स्वास्थ्य। फर्स्ट नंबर पे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य। क्यों रखा है, यह निम्न स्तर है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानव का उचित दिशा में विकास संभव नहीं है। अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो उसका विकास जो है वो संभव नहीं है, इसलिए इसने फर्स्ट नंबर पे शारीरिक स्वास्थ्य को रखा है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ को रखा है। फिर सेकंड नंबर पे क्या रखा है, आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। भौतिक संसार में इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, लिख लेना और ये बना लेना। फिर भौतिक संसार में रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियों और कौशल की जरूरत है जो जीविका कमाने में सहायक हैं। ये गतिविधियां रोजगार के साथ साथ चरित्र निर्माण व सामाजिक उत्थान से संबंधित होती हैं। ठीक है, जितना हमारा आर्थिक जो है आर्थिक रूप से सुधार होगा उतने ही हम डेवलप कर पाएंगे। ये भी एक विकास का जो है क्षेत्र है कि जितनी इकोनॉमिक स्थिति जो आर्थिक स्थिति है हमारी अच्छी होगी, उतना ही जितनी जीविका में सहायक होगी, जीविका कमाने में सहायक होगी, उतना ही हम अपना आपका चरित्र निर्माण और समाज में उत्थान से संबंधित कार्य कर सकेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है ज्ञान, नॉलेज। तीसरा है ज्ञान। मनुष्य को भौतिक जगत व मन यानी आत्मा, मन आत्मा एक ही है। ठीक है, भौतिक जगत व मन यानी आत्मा को समझने के लिए वास्तविक तथा तार्किक ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक रियल नॉलेज और तार्किक ज्ञान यानी रीजन हो उस ज्ञान के पीछे, उसकी आवश्यकता होती है। फिर फोर्थ है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की प्रशंसा। सौंदर्य की प्रशंसा। सौंदर्य की प्रशंसा क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की कलात्मक क्रियाएं होती हैं जो सौंदर्यता प्रदान करती हैं। जो कला है हमारी, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी, जो कला है वो प्रदान सौंदर्यता को निखारने में प्रदान करती है। जो कि ज्ञान होगा जब भी सौंदर्य की जो खूबी है वो दिखेगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, सौंदर्यता प्रदान करती है। चरित्र निर्माण। फिर फिफ्थ है चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग। इसमें मनुष्य व्यक्तिगत और नैतिक चरित्र का विकास करता है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत और खुद भी और नैतिक चरित्र जो रोजमर्रा का है वो विकास होता है। फिर सिक्स्थ है पूजा यानी वर्शिप, आराधना। यह शिक्षा का उच्च स्तर है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के आत्मा को परमात्मा से मिलाना और गॉड से कनेक्ट करना और सचेत संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ। पहला क्या था, शारीरिक स्वास्थ्य, फिर था आर्थिक स्वतंत्रता, ज्ञान। ये 6 जो हैं वो मुख्य हैं। ठीक है, जो हॉर्नी ने कहे हैं, प्रस्तुत किया हुआ है हॉर्नी ने इनके उद्देश्यों को। ठीक है, फिर थर्ड है ज्ञान, फोर्थ सौंदर्य की प्रशंसा, फिफ्थ चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, और सिक्स्थ है सिक्स्थ है पूजा यानी आराधना। ठीक है, ये वर्शिप, ये उच्च स्तर है। ठीक है, फिर इतना ही था इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य और कई भी हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का उच्चतम विकास करना है। सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान व स्वानुभूति, स्वानुभूति जो है अंतिम है, मानव के व्यक्तित्व को शुद्ध करता है। ठीक है, तो ये हो गया
हमारा आदर्शवादी। अब अगला है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से प्रकृतिवाद मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका भी बहुत ब्रीफ है। तो साथ में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।